हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 8 विमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो अब अंग्रेज़ों के टाइम पर जो विमेन थी उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहा है ना, जो कास्ट वगैरह थी और रिफॉर्म कैसे किए गए सोसाइटी में कि चाइल्ड मैरिज वगैरह रोकी गई, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कास्ट के बेसिस पर, है ना। तो वो सब इस चैप्टर में हम देखेंगे। अभी देखो, हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ चिल्ड्रन लिव्ड अबाउट 200 ईयर्स अगो। क्या आपने कभी सोचा है किस तरीके से जो बच्चे रहते थे 200 साल पहले, है ना। 200 साल पहले कैसे थी बच्चों की ज़िंदगी। नाउअडेज हम देखते हैं जो गर्ल्स हैं मिडिल क्लास की फैमिलीज़ की स्कूल जाती हैं। अभी तो हम देखते हैं कि लड़कियां स्कूल जाती हैं ना, पहले नहीं होता था ऐसा, पहले बहुत भेदभाव होता था, सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो अभी ऑफन देखते हैं हम, तो स्कूल में दोनों बच्चे जाते हैं, बॉयज़ हो गए गर्ल्स हो गई, है ना। ऑन ग्रोइंग अप मैनी ऑफ देम गो टू कॉलेज। अभी हम देखते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर ना कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आगे की पढ़ाई करते हैं और फिर काम भी करते हैं ना, जॉब वगैरह लगती है, एम्प्लॉयमेंट भी रहता है, हमारा बिजनेस स्टार्ट करते हैं लोग। तो अभी तो बहुत फ्रीडम है, सबको हक है, जो करना चाहें वो कर सकते हैं, उनका अधिकार है ये, है ना। शिक्षा का भी अधिकार है। दे हैव टू बी एन अडल्ट, दे हैव टू बी अडल्ट बिफोर दे आर लीगली मैरिड। तो उनको अडल्ट होना पड़ता है बिफोर लीगली मैरिड। तो ना मतलब कि बड़े बच्चों की जो बड़े हो जाते हैं ना उनकी शादी होती है। चाइल्ड मैरिज एक क्राइम होता है ना। लीगली मैरिड मतलब कि अभी हमारे यहाँ लीगल एज क्या है जो कि वोट देने का अधिकार मिल जाता है जब भी 18 साल है लड़कियों की और 21 साल है लड़कों की। तो अभी बात चलिए कि लड़कियों की भी 21 साल कर दी जाए, है ना। तो वो भी हो जाएगा अभी, क्योंकि फिर और टाइम मिल जाएगा आपको अपने अच्छे से करियर इस्टेब्लिश करने का, है ना। फिर आप आगे अपना जॉब वगैरह कर सकते हो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आ जाती है। अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंगली, कानून के अकॉर्डिंगली क्या है, दे कैन मैरी एनीवन दे लाइक। तो कानून तो हमको देता है, संविधान हमको अधिकार देता है। आर्टिकल 21 जो है संविधान का, फंडामेंटल राइट का, वो ना राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। उसमें ये भी बताया गया है कि आप जिससे शादी करना चाहे वो कर सकते हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया, इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया, इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करता कौन करता है ये, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ठीक है, कानून तो हमको प्रोवाइड करता है, हमारा संविधान प्रोवाइड करता है हमको हर तरीके के अधिकार, है ना। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हम ना किसी भी जो कास्ट कम्युनिटी है वो भी, और जो विडोज़ हैं वो भी रीमैरी, उनकी शादी वो भी कर सकती हैं। पहले विधवा जो थी, विडो थी, उनको अधिकार नहीं था, उनके साथ तो और बुरा सलूक होता था, है ना। ऑल विमेन लाइक मैन, तो जितनी भी विमेंस हैं, मैन हैं, वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। इलेक्शन में सभी को वोट देने का अधिकार है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ऑफकोर्स दीज राइट्स आर नॉट एक्चुअली एंजॉयड बाय ऑल। सभी लोगों को अधिकार नहीं है। किनको अधिकार नहीं है? जो कि जेल में होते हैं ना, जो जेल में होते हैं उनको अधिकार नहीं है ये, है ना। जो बच्चे होते हैं वो छोटे हैं तो उनको अधिकार नहीं है ये। हाँ, जितने भी 18 साल के ऊपर के हैं उनको अधिकार है। पुअर पीपल हैव लिटिल और नो एक्सेस टू एजुकेशन। अगर पुअर पीपल की बात करते हैं तो इनको एजुकेशन नहीं मिलता है। जो गरीब लोग होते हैं उनको ना क्वालिटी एजुकेशन अच्छा नहीं मिलता है। वो ना दो वक्त की रोटी के लिए काम ही करते रहते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। एंड इन मैनी फैमिलीज वुमेन कैन नॉट चूज़ देयर हस्बैंड। और आज के टाइम पर भी कई सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर जो लड़कियां हैं उनको मतलब अपना हस्बैंड वगैरह चूज़ नहीं कर पाते, किससे शादी करना है उनको फैमिली ही डिसाइड करती है। अभी भी हमारी यहाँ इंडियन सोसाइटी पेट्रियार्कल है ना, पुरुष प्रधान है। अभी भी चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी भेदभाव होता है जेंडर के नाम पर, है ना, कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, अभी भी बहुत होता है ये। इतना समझ गए? ओके। तो अभी देखते हैं आगे। 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले तो और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब तो कम हो गया है और आगे चल के और कम हो जाएगा जब लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा। अब वो समझेंगे कि उनको सिटीज़न होना जो कितना इंपॉर्टेंट होता है ना, एक कंट्री का, उनको कितने अधिकार दिए हुए हैं ना। तभी लोगों को पता ही नहीं रहता है ना, पढ़ते नहीं अच्छे से इसलिए। तो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो 200 ईयर्स अगो थिंग्स वन, 200 साल पहले बहुत सारी चीज़ें अलग अलग थी। अगर आप देखें तो बहुत ही डिफरेंट थी। जो चिल्ड्रन थे, छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी तो वो होता था, चाइल्ड मैरिज होती थी। जो पहले के जब अंग्रेज़ थे ना उस टाइम पर भी और उससे पहले भी, बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन विल मैरी मोर देन वन वाइफ। यहाँ पर पॉलीगैमी चलती थी। पॉलीगैमी मतलब कि बहुविवाह। तो एक जो हिंदू मैन हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ये मैटर नहीं करता था, वो ना कई सारी शादियाँ किया करते थे। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, कई जगह जो हमारे देश में, विडोज़ वर प्रेस्ड इफ़ दे चूज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स। कई जगह तो हमारे देश में विडोज़ जो थी अपने आप को जला लेती थी। वो नहीं जलाती थी, सोसाइटी वाले हैं ना फोर्स करते थे मेनली। तो यहाँ पर क्या होता था, उनकी ना तारीफ़ें की जाती थी अगर वो डेथ चूज़ करती थी ना, अपना जो चिता में जल जाती थी अपने हस्बैंड के साथ में। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उस वुमेन को, जिंदा औरत को ना चिता में बैठा देते थे और उसको भी जला देते थे, है ना। तो इस प्रैक्टिस को कहते थे सती। तो ये बहुत ही वर्स्ट प्रैक्टिस थी, ठीक है। तो वुमेन जो ना, उनकी भी मतलब जिंदा इंसान को आप जला रहे हो, क्या है फिर, है ना। तो यहाँ पर ना, वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर वेदर दे विलिंगली, या तो वो अपनी स्वेच्छा अपनी मर्जी से करती थी, और नहीं मर्जी से करोगी तो बाकी तो करवा ही देते थे, है ना, सोसाइटी वाले जो रहते थे धर्म के नाम पर, है ना। तो धर्म के नाम पर कई सारी ऐसी प्रैक्टिस होती थी जो बहुत ही गलत थी, है ना।
तो सती कहते थे इसको, सती प्रथा, इसको फिर बैन करवाया गया था, अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जो भी ऐसा करता था ना तो उसको वर्चुअस वुमेन कहते थे, बहुत ही गुड़ी, बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छी है ना, तो उसको कहते थे, तारीफ़ें करते थे उसकी। विमेंस राइट्स टू प्रॉपर्टी, हाँ एक और चीज़ थी, सती ना जैसे कि कोई छोटी बच्ची रहती थी, उसकी एक बूढ़े आदमी से शादी करवा दी है ना, तो क्या हुआ, बूढ़ा आदमी मर गया तो उस बच्ची को भी मतलब उसकी ना फिर डेथ हो जाती थी, उसको भी सती करना पड़ता था। तो ये सब चलता था पहले यहाँ। 200 साल पहले की बात करते हैं हम तो। विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं था विमेन के पास में, कोई अधिकार नहीं थे। तो मतलब कि प्रॉपर्टी जो होती थी वो जनरली अगर देखें सोसाइटी में तो लड़कों को मिल जाती थी, लड़कियों को कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी उस टाइम पर, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो असिस्ट टू एजुकेशन, और ना एजुकेशन भी नहीं मिलती थी। अभी आप पढ़ोगे ना कि एजुकेशन अगर स्कूल जाएंगी तो ऐसे ऐसे थॉट्स थे ना लोगों के। अब देखो दिमाग में तो ये भी भरा था कि ना समुद्र पार मत करना वरना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। वो देखो अंग्रेज इतनी दूर से आकर के लूट मार मचा के चले गए, है ना, और हमारे यहाँ ऐसी थिंकिंग चलती थी। ओके, फिर यहाँ पर तो जो वुमेन थी उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री पीपल बिलीव दैट इफ वुमेन वॉज एजुकेटेड शी विल बिकम विडो। कई सारी जो हमारी कंट्री में ना कई सारी जगहों में ऐसी थिंकिंग भी थी कि अगर वुमेन जो है एजुकेटेड होगी, पढ़ेगी, तो वो क्या होगी, विधवा बन जाएगी, मतलब उसका पति मर जाएगा अगर वो पढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसी थिंकिंग भी थी। अभी देखो ये ना पिक्चर दी गई है सती जो पेंट करी थी एक। दिस वॉज वन ऑफ द मेनी पिक्चर्स ऑफ सती पेंटेड बाय यूरोपियन आर्टिस्ट ना, प्रैक्टिस जो ये थे वो लोग देखते थे तो उन्होंने ये प्रिंट की थी प्रैक्टिस सती की। जो इसको देखो ये जो है इनको यहाँ चिता में डाल देंगे, है ना, तो सती हो जाएगी। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज सीन एज एविडेंस ऑफ द बाबिज्म ऑफ द ईस्ट। तो बर्बरता बताते मतलब बहुत ही क्रूअल, एक्सट्रीमली क्रूअल, है ना। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो क्या बोलते हैं उसको, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, क्रूल, बहुत ज़्यादा जो क्रूर होते हैं ना, क्रूर कहते हैं। और क्रूअल जो इंग्लिश में हो गया है ना, तो ये प्रैक्टिस होती थी जिसमें लोगों के साथ मतलब बहुत ही गलत होता था, है ना। तो एविडेंस मिलते हैं इसके भी। अभी देखो डिफरेंसेस तो थे बिटवीन मैन एंड वुमेन, है ना, इनइक्वालिटी थी, जेंडर इनइक्वालिटी, पर जो कास्ट के नाम पर भी पीपल डिवाइडेड थे, ठीक है। सोसाइटी में कास्ट के नाम पर भी डिवीजन था, जैसे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे ऊपर, अपर कास्ट ऊपर मानते थे सबसे अपने ऊपर, मतलब कि सबसे ऊपर अपने आप को मानते थे ये लोग, है ना। ब्राह्मण्स जो पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, वो क्षत्रिय जो कि जो राजा वगैरह हो गए, तो राजा वगैरह थे ना वो भी चिढ़ते थे ऐसे कि हमको ऊपर होना चाहिए, और ब्राह्मण्स ने ये सिस्टम बनाया था तो उन्होंने अपने आप को सबसे ऊपर रखा हुआ था, है ना। पर जो ये जो था ना डिवीज़न, जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये और ज़्यादा खतरनाक होता गया, है ना। पहले के टाइम पर ऋग्वेदा में ऐसा नहीं होता था कि ये जो डिवीज़न है ना, जैसे कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। जैसे कि पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा, ऐसा नहीं होता था पहले के टाइम पर, है ना। तो मतलब कि एक फैमिली में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पाए जाते थे। पर ना फिर बाद में ये डिवीज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और भेदभाव होने लगा सोसाइटी में, है ना। तो ये अपर कास्ट का समझते थे, और ट्रेडर्स वगैरह, मनी लेंडर्स जो काम वगैरह करते थे ना, व्यापार करते थे, है ना, तो वो वैश्यास होते थे। एंड जो इनके बाद आते थे जैसे कि ब्राह्मण हो गए, फिर क्षत्रिय हो गए, फिर उसके बाद में वैश्यास होते थे, है ना। फिर आते थे शूद्रास। तो ना शूद्रास जो कि पीसेंट हो गए, आर्टिसंस हो गए, वीवर्स, है ना, पॉटर्स जो, तो ये सब शूद्रास की कैटेगरी में रख दिए गए थे। एंड लोएस्ट नंबर पे जो आते थे वो ना जो अनटचेबल्स थे, उनके साथ में बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था, है ना। तो वो तो जो थे ना सफाई का काम करते थे, जो विलेजेस हो गई, सिटीज़ हो गई, है ना, तो वहाँ पर तो अपर कास्ट इनको पोल्यूटिंग समझती थी, मतलब कि कोई इनको टच करेगा तो पोल्यूट हो जाएगा, है ना। अगर ये कहीं रोड से निकलेंगे तो उस रोड, वो लोग ना उस रोड से नहीं निकल सकते, टेंपल में नहीं जा सकते। तो बहुत सारी चीज़ें इनके ऊपर इम्पोज कर दी गई थी, है ना, ज़बरदस्ती इनको मतलब परेशान किया जा रहा था। तो क्या बता रहे, लॉस ऑफ कास्ट स्टेटस, अगर इनको कोई टच करेगा तो उसका कास्ट स्टेटस छिन जाएगा। अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम। तो अपर कास्ट जो थी इनको ना जो अनटचेबल्स बोलती थी बॉटम में मानते थे, मतलब जिसको छूते नहीं है ना। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, उनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं थी। ड्रॉ वाटर सॉरी, तो मतलब कि पानी वगैरह नहीं ले सकते थे उसी कुएं से, उसी टैंक से जहाँ से अपर कास्ट ले रही है, और वहाँ पे नहा भी नहीं सकते थे, है ना। दे वर सीन ऐसा इन्फीरियर ह्यूमन बींग, उनको सबसे लास्ट में समझा इन्फीरियर ह्यूमन बींग समझा जाता था। जैसे कि अंग्रेज़ जो कॉलोनी के, जैसे भारत के सारे लोगों को ऐसे ही समझते थे, है ना। तो इसी तरीके से अपनी सोसाइटी में इतना ज़्यादा भेदभाव होता था और डिवीज़न था। आज के टाइम पर तो नहीं है ना। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, संविधान को समझते हो ना, संविधान मतलब क्या होता है, संविधान जो जिसके हिसाब से हमारा देश चल रहा है। जैसे आप कोई गेम खेलते हो उसमें रूल्स होती है ना, रूल बुक होती है, उसी के हिसाब से खेलते हो। जैसे फुटबॉल हो गया, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो संविधान जो है हमको वही बताता है कि इस हिसाब से चलना है, ठीक है। रूल्स वगैरह दिए हुए हैं, उसमें प्रोसीजर दिए हुए हैं कि हमारा देश किस तरीके का है, कैसे चलेगा, है ना। जैसे कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है ना, यहाँ पे सभी को अधिकार दिए गए हैं,
तो इसमें से अगर हम आपको बताएं तो जो संविधान बनाने वाले थे ना, उन्होंने देखा था कि इतने ज़्यादा भेदभाव होते थे, इसलिए ना उन्होंने कई सारे आर्टिकल रखे, जैसे कि आर्टिकल 15, आपने मूवी भी देखी होगी है ना। तो आर्टिकल 15 में किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर के नाम पे, कास्ट के नाम पर है ना, और रिलीजन के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ की वजह से, तो ये सब भी डिवीजन नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो आर्टिकल 17 है ना, वो बताते हैं एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है ना, किसी के साथ ऐसे भेदभाव करता है कि आप टेंपल नहीं जा सकते, आप मंदिर नहीं जा सकते है ना, या फिर यहाँ से पानी नहीं ले सकते, यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते है ना, ऐसा कुछ होता है तो फिर वो क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके, अभी देखते हैं आगे। ओवर द 19th एंड 20th सेंचुरी, तो अगर 19th और 20th सेंचुरीज के बाद में बात करते हैं तो कई सारे नॉर्म्स और परसेप्शन स्लोली चेंज होने शुरू हुए, क्योंकि लोग देख रहे थे कि ये बहुत गलत हो रहा है, मतलब ये लोगों के दिमाग में तो आएगा ना भाई, ये चल क्या रहा है ना। लेट अस सी हाउ दिस हैपेंड, और ये किस तरीके से बदला ये भी देखेंगे। हाँ, और हमने पढ़ा था ना जैसे कि ट्राइबल सोसाइटी में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं थे है ना, उनकी सोसाइटी मतलब उनमें ना एक फैमिली की तरह वो लोग रहा करते थे। ये भी पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है हमने। अभी देखते हैं वर्किंग टूवर्ड्स द चेंज। फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम। शुरू की जो 18वीं सदी थी ना, उसके शुरू में है ना, तो तब हमने देखा था कि डिबेट्स और डिस्कशन होने लगे थे। जो सोशल कस्टम थे है ना, सोशल प्रैक्टिसेस वगैरह चली आ रही थी, जो लोग फॉलो किया करते थे, ट्रेडिशन वगैरह, तो उसमें ना न्यू कैरेक्टर आने लगा। वन इंपॉर्टेंट रीज़न, तो एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि ना ऐसा क्यों हो रहा था कि लोग इस चीज़ों के बारे में बातें करने लगे थे, उनका दिमाग खुलने लगा था, ये सब चीज़ें है ना, क्योंकि न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए थे। न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि फॉर दिस टाइम, मतलब कि बुक्स वगैरह प्रिंट होना शुरू हो गई थी, न्यूज़पेपर मैगजीन्स आ रही थी, लीफलेट्स हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, तो ये प्रिंट करे जाने लगे थे है ना। और अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे कि आज के टाइम पर तो टीवी, यूट्यूब ये सब चलता है ना, सोशल मीडिया, तो इसके थ्रू लोगों को नई नई चीज़ें पता चलती हैं है ना, वर्ल्ड के बारे में हम जान रहे हैं। पर उस टाइम पर ये सब तो था नहीं, तो बुक, न्यूज़पेपर ये बहुत बड़ी चीज़ थी है ना, ये सब प्रिंट होने लगे, एडवर्टीजमेंट वगैरह बनने लगे है ना, तो लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। दीज वर फार चीपर, तो ये ना सस्ते हुआ करते थे, अनएसेसेबल होते थे, हर कोई इसको मतलब उसके पास में ये सब पहुंच पाता था। देन द मैन्यूस्क्रिप्ट, तो मैन्यूस्क्रिप्ट देखा था तो हर कोई नहीं ले सकता था, मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत महंगी होती थी वो भी, और ना ख़राब भी हो जाती थी। क्लास 7th में हमने देखा था मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में और इंस्क्रिप्शंस के बारे में। इंस्क्रिप्शंस किस पे लिखे जाते थे, हार्ड सरफेस पे है ना, रॉक वगैरह हो गई तो उस पर खुदाई करके इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे। पर जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी वो जो जैसे कि बार्क ऑफ द ट्री होता है ना, जैसे पत्तल टाइप का ऐसा, हाँ जो लकड़ी का, तो उस पे लिखी जाती थी, पतली पतली से होते थे, उस पे पत्ते से बनाई जाती थी वो है ना। देयर फोर ऑर्डनरी पीपल कुल रीड दिस है ना, तो ऑर्डनरी पीपल जो थे, अब ये जो न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, बुक्स वगैरह, न्यूज़पेपर, तो ये थोड़े सस्ते थे, तो लोग उनको ना पढ़ पाते हैं। मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट, तो कई सारे लोग उसमें लिख भी सकते थे, जैसे कि हमारे रिफॉर्मर्स हो गए, जो लीडर्स हो गए, BR अम्बेडकर, गांधी जी है ना, तो नेहरू जी, तो ये सब जो थे ये भी तो लिखा करते थे न्यूज़पेपर में है ना, आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो फिर क्योंकि उनको पता था ये इंपॉर्टेंट सोर्स है कम्युनिकेशन का, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, ठीक है, तो लिखा करते थे अपनी आइडियाज़ को अपनी लैंग्वेज में, लोग ना समझ पाते थे, फिर एक्सप्रेस करते थे आइडियाज़ को इन देयर ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में अपने आइडिया को मतलब जो उनके दिमाग में थॉट चल रहे हैं वो बताते थे लोगों को। ऑल काइंड ऑफ इशूज़, सारे इशूज़, जैसे कि सोशल हो गए, सोशल जो सोसाइटी में भेदभाव चल रहा है, पॉलिटिकल, किस तरीके से जो अंग्रेज़ ना यहाँ पर रूल कर रहे हैं ना, ये सब, और इकोनॉमिक, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही है हमारे यहाँ से, लूट कर ले जा रहे हैं सामान। रिलीजियस इश्यूज़ हो गए कि रिलीजन के नाम पर कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं इधर पर है ना, तो इन सारी चीज़ों पर भी डिबेट होने लगे, बहस होने लगी, डिस्कशंस होने लगे, मैन बाय मैन एंड समटाइम्स वुमेन एज वेल इन न्यू सिटीज़, तो न्यू सिटीज़ में डिस्कशंस होने लगे। द डिस्कशंस कुड रीच आउट टू अ वाइडर पब्लिक, डिस्कशंस जो थे बहुत सारे लोगों के बीच में पहुंचते थे है ना, बहुत सारे लोग डिस्कशन करने लगे थे। कुड बिकेम लिंक टू द डॉक्यूमेंट फॉर सोशल चेंज, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सोशल चेंज आने लगा जब लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है ना। दीज डिबेट्स वर ऑफन इनिशिएटेड बाय इंडियन रिफॉर्मर्स, अब ये डिबेट्स जो थे शुरू किए गए थे इंडियन रिफॉर्मर्स ने, जैसे कि जो कि लोग चाहते थे कि बदलाव हो सोसाइटी में, हम भी अपडेटेड बने हैं ना, ये लोग देख के आए थे कि जो जैसे ब्रिटिश हाउस कितने सारे राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर, सब सही चल रहा है ना, जैसे कि उनके पास में फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें हम, तो वहाँ से निकला 1789 में हुआ था, ठीक है, तो इससे निकला था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रॉटर्निटी ब्रदरहुड वाला है ना, इक्वालिटी समानता, लिबर्टी आज़ादी, फ्रीडम है ना, तो इसके बारे में अभी देखते हैं। फिर राजा राम मोहन रॉय, जो एक इनका टाइम पीरियड दिया गया है, ये रिफॉर्मर थे, ये बहुत टैलेंटेड इंसान थे, ठीक है, तो इन्होंने ब्रह्मो सभा जो थी इस्टेब्लिश की, एक एसोसिएशन, लोगों ने मिल करके, जो इनकी तरह लोग सोचते थे कि हाँ चेंजेस होने चाहिए सोसाइटी में है ना, तो इन्होंने इस्टेब्लिश की, ब्रह्मो समाज हो गया था उसका नाम बाद में, कैलकटा में।
पीपल सच एस राजा राम मोहन रॉय जैसे कि लोग थे ना, डिस्क्राइब्ड एज रिफॉर्मर, जैसे कि जो लोग चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ बदलाव हो तो उनको रिफॉर्मर कहते थे। बिकॉज दे फेल द चेंजेस आर नेसेसरी इन द सोसाइटी, क्योंकि उनको लगता था कि चेंजेस ज़रूरी हैं, बदलाव आने चाहिए। एंड अनजस्ट प्रैक्टिस, जो गलत प्रैक्टिस होती है वो सब हटा देनी चाहिए। उन्होंने सोचा कि ये करने के लिए, है ना, दे थॉट दैट द बेस्ट वे टू इंश्योर सच चेंजेस वॉज बाय परस्यूडिंग पीपल टू गिव अप द ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड अडॉप्ट न्यू वे ऑफ लाइफ। तो ये करने के लिए लोगों को मनाना पड़ेगा कि वो ना जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत चीज़ें हैं, वो फॉलो ना करें और नया वे ऑफ लाइफ अडेप्ट करें, है ना, मतलब कि नई तरीके से ज़िंदगी अपनी जिए, है ना, अच्छे से। राजा राम मोहन रॉय वॉज कीन टू स्प्रेड नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। राजा राम मोहन रॉय जो चाहते थे कि वेस्टर्न नॉलेज भी मिले लोगों को, वेस्टर्न एजुकेशन भी मिले, है ना, देश में सबको। ब्रिंग अबाउट ग्रेटर फ्रीडम, लोगों को आज़ादी के बारे में पता चले और फ्रीडम मिले उनको, है ना, और इक्वालिटी रहे विमेंस के लिए भी, है ना, तो वहाँ पर भी जो इनइक्वालिटी ना हो, भेदभाव ना हो, सभी लोग समानता से रहें। ही रोट अबाउट द वे विमेन वर फोर्स टू बियर द बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क। इन्होंने लिखा, बताया कि जो किस तरीके से विमेन से ना, जो औरतें हैं, उनको ज़बरदस्ती घर का काम जो करना पड़ता था, एक ना बर्डन के तरीके से उनको डोमेस्टिक वर्क दिया जाता था। एंड कॉन्फ्लिक्ट टू द होम एंड द किचन नॉट अलाउड देम टू मूव आउट एंड बिकम एजुकेटेड। सॉरी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं, कन्फाइंड मतलब कि वो एक ही जगह में बंद रहते थे। होम हो गया, घर हो गया, वहाँ पर किचन हो गया, तो वहीं वहीं उनकी ज़िंदगी चलती रहती थी और पूरी ज़िंदगी इस तरीके से ख़त्म हो जाती थी। और ना ही वो पढ़ पाती थी, है ना ही बाहर जा पाती थी, ना ही पढ़ पाती थी, है ना। तो ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने जो विमेंस की प्रॉब्लम के बारे में भी बताया, है ना, राजा राम मोहन रॉय, ये देखो, ये उनकी पेंटिंग बनाई गई है ना। फिर चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडोज़, विडोज़ जो विधवा के बारे में बोला कि उनकी लाइफ भी बहुत बुरी कर दी गई थी, सती प्रैक्टिस होती थी ना। राजा राम मोहन रॉय जो थे वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम ऑफ विडो फेस्ड इन देयर लाइफ। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम फेस करती थी, इन्होंने कैंपेन किया, जो प्रैक्टिस ऑफ सती थी ना, सती प्रैक्टिस बहुत ही ख़राब प्रैक्टिस थी, उसके बारे में। राम मोहन रॉय जो थे वो ना, उनको संस्कृत भी आती थी, अब इतनी सारी लैंग्वेजेस आती थी उनको, पर्शियन भी आती थी जो ईरान साइड बोली जाती थी ना, और हमारे यहाँ भी बोलने लगे थे, जो मुगल के टाइम पर पर्शियन वगैरह यूज़ किया करते थे, है ना। तो संस्कृत, पर्शियन और बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी इंडिया की भी, और यूरोपियन लैंग्वेजेस भी आती थी। ही ट्राई टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सेंक्शन इन एशियन टेक्स्ट। तो इन्होंने अपने लिख कर इन्होंने समझाया लोगों को, और ना बताकर भी समझाया था, ये जो प्रैक्टिस हो रही है ना, सती विडो बर्निंग, जो औरतों को जला दिया जाता है, विधवाओं को, तो ये जो है ना, ये कोई भी हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो भी रिलीजियस बुक भी मान लो आप, तो वो एंशियंट टेक्स्ट जो पुराने वाले हैं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना, कोई सेंक्शन नहीं है इसका, ठीक है। तो कोई जी ना अप्रूव नहीं किया गया उसमें कि ऐसा ही करना ज़रूरी है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, एज यू हैव रीड इन द चैप्टर 7, मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैड ऑल्सो बिगिन टू क्रिटिसाइज इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम। अर्ली 19th सेंचुरी में 18th जो है उसके शुरुआत में, है ना, 1800 के शुभ बाद में आप बात करते हैं, तो जो उसमें क्या था कि ब्रिटिशर्स ने भी देखा ये क्या चल रहा है, ये क्या करते हैं ये लोग, हाँ, जिंदा इंसानों को जला देते हैं ना, इतना ज़्यादा डिवीजन करते हैं। तो ब्रिटिशर्स जो है वो भी ना ये क्रिटिसाइज़ करने लगे थे, मतलब निंदा करने लगे थे इंडियन ट्रेडिशन की, कस्टम की, कि बोलते ये सब क्या चल रहा है, बेकार है ना। दे वर देयर फॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू, इसलिए ना वो लोग जो थे राजा राम मोहन रॉय को सुनना चाहते थे, क्योंकि वो भी देख रहे थे ये सब सही नहीं हो रहा है, मतलब कि वो तो लूटने तो आए थे, वो अपना फ़ायदा करने आए थे, पर उन्होंने देखा ये सब मतलब थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो रहा है ना। तो राजा राम मोहन रॉय को सुनना चाहते थे उन लोगों, उन्होंने सुना राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है, क्योंकि वो उनको एक अच्छा इंसान समझते थे, लर्न में समझदार इंसान, है ना। तो 1829 में जो विलियम बेंटिक था, विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो विलियम बेंटिक, और जो राजा राम मोहन रॉय की वजह से सती जो थी ना बैन हुई गई, मतलब कि अब सती प्रैक्टिस करना एक क्राइम हो जाएगा, मतलब ये प्रोहिबिटेड है, नहीं करना है आपको, है ना, ऐसा कुछ। द स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय राम मोहन वॉज यूज्ड बाय लेटर रिफॉर्मर्स, लेटर रिफॉर्मर्स जो बाद में और भी रिफॉर्मर्स आए जो बदलाव चाहते थे सोसाइटी में, तो जो राजा राम मोहन रॉय जो यूज़ करते थे स्ट्रेटजी की, एंशियंट टेक्स्ट दिखा करके कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है पहले की टेक्स्ट में और आप ये सब फॉलो कर रहे हैं, तो यही वाली। वेन एवर दे विश टू चैलेंज, अगर कोई भी एक प्रैक्टिस चली आ रही है, एक प्रथा चली आ रही है, उसको चैलेंज करते हैं, तो वो ना तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता था, क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। आज के टाइम पर भी अगर उनसे बोलो कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, थोड़ा भी चेंजेस लाओ, तो लोग ना भड़क जाते हैं, लड़ने भिड़ने लगते हैं ना, छोटी छोटी बातों पर। टॉलरेंस नहीं है। दे ट्राई टू फाइंड अ वर्ड्स और सेंटेंस, तो वो कोशिश किया करते थे कि कोई सेंटेंस मिल जाए या फिर वर्ड्स मिल जाए ना, कोई थोड़ा सा भी लिखा मिल जाए, किसमें, एंशियंट सेक्रेट टेक्स्ट जिसको लोग बहुत पूछते हैं, मानते हैं, तो उसमें ना वो एक शब्द मिल जाए जिससे हम बताएं लोगों को कि ये सब ना ये सब गलत हो रहा है, और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो अपनी बातें हैं, उसको सपोर्ट कर सकें।
देन दे सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। जो आप प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो वो पहले नहीं होती थी, इसको बता सके वो लोग, है ना। तो वो एंशियंट टेक्स्ट का इस्तेमाल किया करते थे। अब ये वाली प्रैक्टिस देख लो, ये भी खतरनाक प्रैक्टिस है। तो इस प्रैक्टिस में क्या होता है, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, ये फेस्टिवल मनाया जाता था, मतलब कि लटकते थे हुक में। अब कैसे लटकते थे, हुक जो होता ना ऐसे ऐसे ना ऐसे, तो पता ही होगा आपको। इन दिस पॉपुलर फेस्टिवल डिवोटीज अंडरवेंट अ पिक्युलर सफरिंग। तो बहुत ही अजीब तरीके का ना, मतलब कि सफरिंग होती है, लोग बहुत दर्द होता है इसमें। एक रिचुअल वर्शिप मना रहे हैं ये। तो क्या करते हैं, विथ हुक पियर्स्ड थ्रू देयर स्किन। तो जो हुक होते हैं ना, जैसे कि ये हुक मान लिया, ठीक है, तो ये इनकी स्किन में लगा दिया जाएगा, है ना, और फिर वो लटक जाएंगे ऐसे, ये देख रहे हो, हुक से लटक जाते हैं। इन अर्ली 19th सेंचुरी में व्हेन यूरोपियन ऑफिशियल्स ने क्रिटिसाइज किया इंडियन कस्टम्स को एंड रिचुअल्स को बारबेरिक, दिस वॉज वन ऑफ द रिचुअल्स दैट कम अंडर द अटैक। जब इंडियन रिचुअल्स कस्टम को जब वो लोग ना पसंद नहीं कर रहे थे, मतलब कि क्या चल रहा है ऐसे ना, बोलते थे कि ये सब ठीक नहीं है ना, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उसको, इंडियन कस्टम्स को, रिचुअल्स को, कि बारबेरिक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली क्रूअल है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इन रिचुअल्स, ये वाला रिचुअल भी था, ये जो प्रैक्टिस थी, ये भी आया था, इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ था। ये जो है हुक पे लटकी हुई है, स्किन से बंधा होता था, ठीक है, तो ये वाला फेस्टिवल होता था। अभी कुछ लोग ना सपोर्ट भी करते थे जो सती को, और कुछ लोग अपोज भी करते थे, है ना। सपोर्ट करने वाले अपना आर्ग्यूमेंट देते थे, वही फालतू वाला, और जो अपोज करने वाले राजा राममोहन रॉय बोलते थे कि ये सब गलत हो रहा है। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन रॉय भी इंपॉर्टेंट थे जिन्होंने सती को बैन करवाया था, ठीक है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इन्होंने भी एंशियंट टेक्स्ट का सहारा लिया कि विडो भी शादी कर सकती हैं दोबारा, है ना। तो इन्होंने बोला, हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इनके जो सजेशन थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने अडॉप्ट कर लिए, बोला हाँ सही है। तो उन्होंने एक लॉ पास कर दिया 1856 में, परमिट कर दिया विडो री मैरिज को। देखो ये सारी चीज़ें ना सही हो रही थी हमारे समाज में, पर लोग जो थे ना वो गुस्सा रहे थे, उनको लग रहा था कि हमारे रिलीजन में ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं ना, पर ये सब सही हो रहा था क्योंकि लोगों के साथ में गलत हो रहा था हमारे यहाँ। तो ये जो एक्ट थे ना कि विडो री मैरिज करना, चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करना, सती बैन करना, है ना, ये सब सही था सोसाइटी में। दोज हु वर अगेंस्ट री मैरिज ऑफ विडोज अपोज विद्यासागर। तो जो लोग अपोज करते थे ना री मैरिज विडो की, तो उन्होंने अपोज किया विद्यासागर को कि नहीं भैया नहीं करने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे हम सोसाइटी में, है ना। जो लोग सती को सपोर्ट करते थे उन लोगों ने भी, है ना। तो आप जानते हो कि राजा राममोहन रॉय, मतलब लोग ना इतना ज़्यादा पीछे पड़ गए थे, जो अपोज करने वाले थे, जो पसंद नहीं कर रहे थे कि ये सब नहीं बदलना चाहिए, उनकी जान के पीछे तक पड़ गए थे, है ना। तो इतना ज़्यादा जो रिफॉर्मर को प्रॉब्लम सहनी पड़ती थी क्योंकि उनके खिलाफ में बहुत सारे लोग होते थे, सपोर्ट में बहुत कम होते थे, है ना। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द मूवमेंट इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया गया और ये ना अलग अलग जगह में हमारे देश में फैलता गया। इन द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी, तो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे मद्रास की जगह पर, मतलब कि जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक का रीजन हो गया, है ना, तमिलनाडु वाला हो गया, वहाँ पर भी मिक्स चलते हैं ना, ऐसा नहीं हो सकता एक जगह पे सारे जो लोग एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर। तो वीर सलिंगम पंटलू फॉर्म्ड एन एसोसिएशन फॉर विडो री मैरिज। तो ये भी एक रिफॉर्मर थे, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई अपनी जिसमें वो विडो री मैरिज को सपोर्ट करते थे। अराउंड द सेम टाइम यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे प्लेस्ड देमसेल्व्स टू वर्किंग फॉर द सेम कॉज। तो यंग इंटेलेक्चुअल्स जो नए नए मतलब कि पढ़े लिखे लोग आ रहे थे, रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे में, तो उन्होंने भी यही सोचा। तो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, हर जगह ये बातें चल रही थी, है ना, विडो री मैरिज की। तो इन द नॉर्थ में स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ना, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ये जो थे विडो री मैरिज के लिए ये काम कर रहे थे, है ना, लॉ पास करवाया था 1829 में। सती जो थी वो बैन करवाई थी राजा राममोहन रॉय ने। यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती थी, इन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज को, ये इंपॉर्टेंट है। हु फाउंडेड द रिफॉर्म, तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाई, मतलब कि एक ग्रुप बनाते थे अपना बड़ा सा, है ना, मतलब उस ग्रुप में जो लोग चाहते हैं कि अच्छे काम हो, बदलाव हो, तो वो उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं ना। तो आर्य समाज बनाई इन्होंने जो कि सपोर्ट करते थे विडो री मैरिज को। यार द नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली री मैरिड रिमेन लो। तो मतलब जिन अब ना शुरू में तो बहुत ही कम लोग एक्सेप्ट करते, जैसे कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोग इसको अपोज कर रहे थे कि नहीं भैया जॉब चली जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। अब देखो कंप्यूटर की वजह से कितनी सारी जॉब क्रिएट हो गई है ना, कितने सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। पर ये रहता है कि टाइम के साथ साथ बदलाव होना चाहिए, आपको स्किल्स आनी चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से जो जब विडो री मैरिज हो रही थी तो बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे, तो बहुत ही कम लोग जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पर बहुत ही कम जो विडो री मैरिज हुई थी।
धीरे धीरे करके फिर चेंजेस आने लगते हैं, लोग एक्सेप्ट करने लगते हैं इन चीज़ों को। दोज हु मैरिड वर नॉट इजीली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। अब जो विडो दोबारा शादी करती थी तो उसको ना इजीली एक्सेप्ट नहीं करते थे सोसाइटी में, है ना। कंजर्वेटिव ग्रुप जो होते थे अपना दिमाग बंद करके रखते थे वो लोग, वो इन चीज़ों को अपोज ही करते थे। अब आप देखो, जो अगर एक बात मानते हैं तो जैसे कि फीमेल हो गई, ठीक है, तो उसका पति मर गया तो उसको सती करना पड़ेगी, पर जो मेल होता था उसको कोई सती नहीं करनी पड़ती थी, वो दोबारा शादी करके एंजॉय करता था अपनी लाइफ को। पर फीमेल के साथ में ऐसा होता था, ये गलत नहीं था क्या, है ना। तो यहाँ पर देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के फाउंडर थे। 1875 में इन्होंने फाउंड की थी ऑर्गेनाइजेशन, और अटैम्प्ट किया था कि रिफॉर्म हो हिंदुज़म में, है ना, कि रिफॉर्म होना चाहिए हिंदुज़म में। इन्होंने ही जो क्या बोला था, इन्होंने ही बैक टू द वेदास वाला जो स्लोगन बोला था इन्होंने, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अभी गर्ल्स बीइंग गोइंग टू स्कूल, अभी हम देखा कि सती वगैरह बैन कराना, है ना, विडो रीमैरिज कराना। अभी स्कूल की बात कर रहे हैं। मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। तो कई रिफॉर्मर्स को लगा अगर इनकी कंडीशन इंप्रूव करनी है लड़कियों की, औरतों की, है ना, तो उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जो है वो बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी, है ना, ज़िंदगी बदल देती है लोगों की अगर किसी को शिक्षा मिलती है ना। विद्यासागर इन कैलकाटा, तो विद्यासागर जो थे इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स, और अदर जो रिफॉर्मर्स थे बॉम्बे के, तो उन्होंने स्कूल सेटअप किए गर्ल्स के लिए, ठीक है, लड़कियों के लिए उन्होंने स्कूल सेटअप किए, क्योंकि उस टाइम पर सिर्फ लड़कों के लिए स्कूल थे, है ना। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वाज ओपनड इन मिड 19th सेंचुरी 1850 के बाद, है ना। तो फर्स्ट स्कूल जो सेटअप किया गया, है ना, ओपन किया गया गर्ल्स के लिए। मैनी पीपल वर अफ्रेड ऑफ देम, तो स्कूल से डर रहे थे भाई लोग। अब देख लो, है ना, किस चीज़ से डर रहे, दे फियर, उनको ये डर लग रहा था कि स्कूल जो है ना, गर्ल्स को बाहर जाएंगी वो लोग घर से, है ना, पढ़ाई करेंगी, तो वो लोग ना घर का काम कौन करेगा, है ना। तो उनको ये चिंता हो रही थी, है ना। देख लो दिमाग कहाँ था इनका। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल, और वो ना गर्ल्स जो हैं पब्लिक प्लेसेस से निकलेंगी, तो क्या होगा, इन ऑर्डर टू रीच स्कूल, स्कूल जाने के लिए पब्लिक प्लेसेस से निकलेंगी। तो कुछ लोगों को लगता था इससे क्या होगा, करप्टिंग इन्फ्लुएंस हो जाएगा उनके ऊपर, है ना, करप्टिंग इन्फ्लुएंस, गलत प्रभाव पड़ेगा, और ना गर्ल्स जो हैं दे शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस, मतलब कि लड़कियों को पब्लिक स्पेसेस में नहीं जाना चाहिए। मतलब लड़के जा सकते हैं, लड़के सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, है ना। दे फेल्ट द गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस में नहीं जाना चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी, तो पूरी 19th सेंचुरी में अगर हम बात करते हैं, मोस्ट एजुकेटेड वीमेन, जो पढ़ी लिखी जो औरतें थी, वर टॉट एट होम बाय द लिबरल फादर्स और हस्बैंड। तो जितनी भी अगर हम देखें उस टाइम पे औरतों की बात करते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई आती थी, तो उनके हस्बैंड हो गए, उनके फादर हो गए, वो उनको पढ़ाया करते थे। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स, कुछ टाइम कभी कभी अगर हम देखें तो वुमेन ना खुद ही पढ़ती थी, उनको भी मन करता था, इच्छा होती थी कि हम भी पढ़े, है ना, तो वो पढ़ाई लिखाई करें, है ना, हमको भी आता हो सब, हमारे पास भी डिग्री हो, ये तो मन करेगा ना सभी का, हर कोई चाहता है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले। तो वो खुद ही को पढ़ाती थी, है ना। जैसे कि रशुंधरी देवी के बारे में, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो आपकी पॉलिटी सिविक्स वाली बुक जो है आपने उसमें पढ़ा होगा, हम पढ़ाएंगे आपको फिर, नहीं तो, है ना। तो उसमें क्या था कि रशुंधरी देवी जो है ना वो खुद से ही पढ़ने लगी थी। जैसे कि शी वॉज वन ऑफ द दोज हु सीक्रेटली अर्नड टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट्स ऑफ अ कैंडल एट नाइट। तो वो अपने जो बेटे की जो बुक्स लिया करती थी, है ना, और उसी से खुद ही पढ़ा करती थी रात में, है ना, कैंडल जला करके। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, तो बाद में क्या हुआ, स्कूल्स भी ओपन किए गए गर्ल्स के लिए, इस्टेब्लिश किए गए, आर्य समाज ने इस्टेब्लिश किए थे पंजाब में, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फुले, ज्योतिराव जो फुले थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ना। तो इन्होंने सेटअप किया था जो स्कूल, अब इन्होंने अपनी वाइफ को भी शिक्षा दी थी, है ना, उनकी भी हेल्प की थी, और ना और दूसरी लड़कियों के लिए भी पढ़ाई के लिए। हाँ, और इनकी जो वाइफ थी ना सावित्री बाई फुले, तो वो फर्स्ट टीचर थी हमारे यहाँ की, है ना, फर्स्ट फीमेल टीचर। ओके, तो स्कूल्स इस्टेब्लिश किए आर्य समाज ने गर्ल्स के लिए पंजाब में, और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर पिक्चर दी गई है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की, और स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय, तो 1875 में ये बनाया गया था, है ना। तो ये पिक्चर दी गई है इनकी। ओके, इन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, अरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड, तो यहाँ पर क्या होता था, मतलब कि जो नोबल हो गए हैं ना, जो ख़ानदानी जो चले आ रहे हैं, जैसे कि राजा महाराजाओं के लिए काम करते थे अमीर लोग, तो इस तरीके के। तो मुस्लिम हाउस होल्ड में नॉर्थ इंडिया में क्या था कि वुमेन लर्न टू रीड कुरान इन अरेबिक, मतलब कि वुमेन को कुरान रीड करने के लिए तो उनको ना अरेबिक सिखाई जाती थी। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच, तो उनको औरत ही पढ़ाती थी जो कि घर आकर के पढ़ाया करती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज़ अली री इंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। तो मुमताज़ अली जो थी, उन्होंने ना दोबारा जो कुरान में लिखे हुए थे वर्सेस, तो उनके बारे में बताया, और फिर बोला कि जो वुमेन्स को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना, पढ़ाई होनी चाहिए उनकी भी। द फर्स्ट उर्दू नोवेल
बिगिन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो उर्दू नोवेल्स भी लिखी जाने लगी थी लेट 19th सेंचुरी में। अमंग अदर थिंग अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं, दीज वर मेड टू इनकरेज वुमेन टू रीड अबाउट द रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट एंड लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। तो अगर हम दूसरी चीज़ों की बात करते हैं तो ये जो था ना, अराबिक लैंग्वेज वगैरह भी सिखा रहे थे, पर जो था ना इनका मेन मोटिव ये था कि जो रिलीजन वगैरह का पढ़ सकें और डोमेस्टिक मैनेजमेंट, घर को मैनेज कैसे करना है अपने ना लैंग्वेज, तो वो समझ सकें, है ना। तो मेन चीज़ ये थी। विमेन राइट अबाउट वुमेन। अब जो औरतें पढ़ लिख गई थी, जिनको लोग चीज़ें समझ में आ रही थी, तो वो लोग ना अब लिखना भी शुरू कर दी थी। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी मुस्लिम वुमेन हो गई, जैसे कि बेगम ऑफ भोपाल हो गई, तो उन्होंने ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशन में, वुमेन की एजुकेशन प्रमोट करने में। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। तो इन्होंने एक स्कूल फाउंड किया, जो शुरू करवाया प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए अलीगढ़ में। अनदर रिमार्केबल वुमेन की बात करते हैं तो बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। तो इन्होंने क्या किया था, स्कूल स्टार्ट किया था मुस्लिम गर्ल्स के लिए पटना में एंड कलकत्ता में। शी वॉज फियरलेस ऑफ क्रिटिक ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज़। तो वो ना डरती नहीं थी लोगों की क्रिटिसिज्म से, जो पुरानी दकियानूसी जो विचार थे उससे आर्ग्यू करती थी। आर्ग्यू दैट रिलीजियस लीडर्स ऑफ एवरी फेथ अकॉर्डेड एंड इन्फीरियर प्लेस टू वुमेन। तो इन्होंने बोल दिया था, इन्होंने सीधे बोल दिया था कि जो हर रिलीजन में, है ना, हर फेथ में जो ना इन्फीरियर प्लेस सबसे नीचे रखा गया है वुमेन को, है ना, कुछ समझते ही नहीं है। तो इन्होंने सीधे बोल दिया था बेगम ने, जो रुकैया शेखावत थी उन्होंने। 1880s में क्या हुआ, फिर इंडियन वुमेन बिगिन टू एंटर यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में भी जाने का आज़ादी मिल गया, है ना। तो देखो धीरे धीरे करके कितने साल लग गए, है ना, एजुकेशन शुरू हुई, फिर प्राइमरी एजुकेशन मिली, फिर उसके बाद में अब यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं। इसमें भी बहुत सारी औरतें जाया नहीं करती थी। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर। तो कुछ लोग जो थी, औरतें थी, वो डॉक्टर बन गई, कुछ टीचर बन गई। मैनी वुमेन बिकेम राइटर बिगिन टू राइट, मतलब कि वो लिखना शुरू करती है ना, राइट करना शुरू करती, लोगों को अपने थॉट्स बताने लगी। एंड पब्लिश करती थी क्रिटिकल व्यू ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। बताती कि कितनी गंदी कंडीशन बना करके रखी है सोसाइटी में, है ना, व्यू बताती थी जो सोसाइटी का। ताराबाई शिंदे वुमेन एजुकेटेड थी ये। वुमेन एजुकेटेड एट होम एट पुणे, मतलब कि पुणे में अपने घर में ही पढ़ी थी, है ना। तो इन्होंने एक बुक लिखी, बुक क्या लिखी, स्त्री पुरुष तुलना। ठीक है, तो इनकी बुक थी ये। आपसे पूछ सकते हैं जो ताराबाई शिंदे थी उनकी बुक कौन सी थी, स्त्री पुरुष तुलना थी। तो इन्होंने कंपैरिजन बताया था मैन एंड वुमेन के, जो मतलब कि कितनी फ्रीडम है, कितनी राइट्स है ना, कितना भेदभाव हो रहा है, ये सब क्रिटिसाइज़ किया था। जो सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो इतना ज़्यादा भेदभाव किया रहा है ना, डिफरेंस है, वो बताया उन्होंने मैन वुमेन के बीच में। पंडित रामाबाई, जो पंडित रामाबाई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये पूछ लेंगे। अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर थी ये, ठीक है, स्कॉलर ऑफ संस्कृत थी, मतलब संस्कृत के बारे में इनको अच्छा खासा पता हुआ था, लैंग्वेज जानती थी। फेल देता हिंदुइज्म वॉज अप्रेसिव टुवर्ड्स द वुमेन। तो हिंदुइज्म ना बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है ना, सप्रेस करते हैं वुमेन्स की राइट को, है ना, तो वुमेन के टुवर्ड्स। एंड रोट अ बुक अबाउट अ मिजरेबल लाइफ्स ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। इन्होंने एक किताब लिखी, उसमें बताया कि जो वुमेन्स हैं उनकी कितनी ज़्यादा ख़राब लाइफ होती है ना, तो जो अपर कास्ट वुमेन है उनके बारे में बताया था इन्होंने। शी फाउंडेड अ विडो होम। तो इन्होंने एक विडो होम शुरू करवाया पुणे में, है ना, टू प्रोवाइड शेल्टर टू विडोज़ हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड एंड रिलेटिव्स। मतलब कि एक विडो होम इन्होंने शुरू करवाया था, है ना, तो उसमें वो औरतें भी रह सकती थी जो कि उनके हस्बैंड के द्वारा और रिलेटिव्स हैं जिनको परेशान करते हैं, उनको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। हियर वीमेन वर ट्रेंड, तो उनको ना ट्रेन किया जाता था ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो सके, है ना, मतलब कि वो कमाने लगेंगी तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, है ना, फिर वो अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं अच्छे से। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स। अब हम कहने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो पुरानी विचारधारा के लोग थे ऑर्थोडॉक्स, तो वो तो इसको अपोज करेंगे ही। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखते हैं मैनी हिंदू नेशनलिस्ट जो थे फेल्ट दैट द हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज। तो इनको लग रहा था, अब देखो कुछ और रीज़न ढूंढ लिया, कहते हैं कि हिंदू वुमेन जो थी वो क्या कर रही हैं, वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर रहे हैं, एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर एंड इरोड फैमिली वैल्यूज़। तो मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह रहने की कोशिश कर रही हैं, और ना इससे क्या होगा, करप्ट हो जाएगा, हिंदू कल्चर ख़राब हो जाएगा, और ना ये फैमिली वैल्यूज़ को भी ख़त्म कर देगा। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। अब जो पुरानी सोच के जैसे कि हिंदू थे वैसे ही मुस्लिम थे, तो वो भी इससे परेशान थे कि चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, है ना, तो वो भी डर रहे थे इनसे भी। आज यू कैन सी, तो मतलब कि परेशान भी थे, डर रहे थे, मतलब कि अपोज करने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे थे। आज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी की जो ख़त्म होते होते वुमेन देमसेल्व्स वर एक्टिवली, अब खुद ही वो एक्टिव हो गई थी, है ना, अब उनको सहारे की ज़रूरत नहीं थी, अब खुद ही अपना ना चाहती थी कि रिफॉर्म हो सोसाइटी में। दे रोट बुक्स, उन्होंने बुक्स लिखी ना, मैगजीन्स वगैरह में लिखा करते थे, स्कूल शुरू करवाए, ट्रेनिंग सेंटर शुरू करवाए, सेटअप वुमेन्स एसोसिएशन बनवाई उन्होंने, है ना। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी दे फॉर्म पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप क्या होता है, जो कि डिमांड करता है अपनी चीज़ों के बारे में, है ना, जैसे कि
वर्कर्स हो गए, उनका प्रेशर ग्रुप है ना, तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो ना प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट के ऊपर, आप चेंज करो इस लॉज को, है ना, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से तो उन्होंने अपना प्रेशर ग्रुप बनाया टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफरेज राइट टू वोट, ताकि उनको राइट टू वोट मिल सके, है ना। पहले तो राइट टू वोट भी नहीं था किसी के पास में। एंड बेटर हेल्थ केयर, और अच्छी उनको जो हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सके और एजुकेशन मिल सके वुमेंस के लिए। सम ऑफ देम जॉइंट वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशल मूवमेंट्स, कई सारी जो थी औरतें उन्होंने नेशनलिस्ट और सोशल मूवमेंट को भी ज्वाइन किया। सोशल मूवमेंट सोसाइटी में चेंज के लिए, नेशनलिस्ट मूवमेंट जो आज़ादी के लिए। 20वीं सेंचुरी में लीडर्स जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्होंने भी सपोर्ट किया डिमांड फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमेन, है ना। तो इन्होंने भी डिमांड जो थी सपोर्ट किया कि ग्रेटर इक्वालिटी होनी चाहिए और फ्रीडम होनी चाहिए वुमेन को। सुभाष चंद्र बोस ने तो एक आर्मी जो सेटअप की थी कंटिजेंट, जिसमें वुमेन ही वुमेन थी, है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई उसका नाम रखा था। नेशनलिस्ट लीडर्स प्रॉमिस दैट देयर विल बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन। तो नेशनलिस्ट लीडर जो थे, जो चाहते थे कि देश को आज़ादी मिले, तो उन्होंने बोला था कि जैसे ही देश आज़ाद होगा तो सभी को वोट देने का अधिकार होगा, है ना, ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। हाउएवर टिल दे आस्क्ड वुमेन टू कंसंट्रेट ऑन द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। तो उन्होंने बोला जब तक ये सब नहीं होता है तब तक आप भी हमारी हेल्प करिए ना, उस पर फोकस करिए, एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने में, ठीक है। तो लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज यहाँ से हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। ओके, तो आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।